The student who has been preparing for UGC NET exam, who are preparing for the MP set exam, this is the lecture like PYQ questions, and it is especially for MP set and UGC NET. So the student who have been preparing for the English Literature UGC NET exam and MP set exam, you people have to pay attention over here. I am just going to cover 49 to 50 MCQs in this particular video lecture, and these all MCQs are going to be very helpful for you. So without delaying, I think we must start. Without delaying, we must start this So guys, the first question, as you can see on your screen, Middlemarch, A Study of Provincial Life 1871 is a novel by George Eliot. The title Middlemarch refers to fictitious. देखिए, मिडलमार्च एक नॉवेल है, जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1871 में लिखा गया है। तो यहाँ पर मिडिल मार्च का मतलब क्या है? क्या रेफर कर रहा है मिडिल मार्च? तो मिडिल मार्च जो रेफर कर रहा है ना गाइज, वो रेफर कर रहा है टाउन को। ठीक है, टाउन के नेम को वो रेफर कर रहा है। मिडिल मार्च जो है टाउन का नाम है, जो कि फिक्शियस टाउन है। ओके, फिक्शन टाउन है, फिक्शियस टाउन है, काल्पनिक टाउन है। आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं वेन एवर आई फील टू रिवाइज और रिपीट, आई वुड लाइक टू रिपीट द माई क्वेश्चन। देखिए, मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवेल है। जॉर्ज इलियट ने लिखा है 1871 में। जॉर्ज इलियट एक बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट है, ठीक है, यूजीसी नेट और एमपी सेट के हिसाब से। तो इसमें जो मिडिल मार्च है, पूरा नाम क्या है नॉवेल का? नॉवेल का पूरा नाम है मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, ठीक है। तो मिडिल मार्च, या तो क्वेश्चन जब आपसे पूछते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, आगे का इसका टाइटल, सब टाइटल इसका क्या है। तो आप मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, हालांकि सन बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, 1871 में लिखा है, जॉर्ज इलियट ने लिखा है। तो मिडिल मार्च का मतलब क्या होता है? मिडिल मार्च मतलब टाउन, ये एक फिक्शिशियस टाउन है। मिडिल मार्च क्या रिफर कर रहा है? यहाँ पे टाउन रिफर कर रहा है, याद रखिएगा आप लोग। हम लोग सेकेंड एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। और गाइज इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट्स नए हैं और जिनका पहला अटेम्प्ट है। सो फॉर देम सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ जॉर्ज इलियट्स नॉवेल। तो जॉर्ज इलियट साहब ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका सही ऑर्डर क्या है? मतलब पहला वाला कौन सा लिखा है, सेकंड वाला कौन सा लिखा है, थर्ड वाला कौन सा लिखा है। अभी ये वाले प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी मार्क हो रखा है, लेकिन आगे जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं उसमें आंसर्स मार्क नहीं होंगे। एंड आई विल नॉट स्पीक लाइक ऑप्शंस में नहीं दूंगा, मैं सीधे आपको आंसर ही बताऊंगा। आंसर बताने का कारण ये है कि जब आप चार अलग अलग ऑप्शन सुनते हैं ना, थोड़ा दिमाग स्ट्राइक होता है, वो एग्जाम के लिए अच्छा है। लेकिन जब भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें सीधे आंसर के साथ ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो द आंसर विल बी विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है पब्लिकेशन का? जॉर्ज इलियट ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनके पब्लिकेशन का सही ऑर्डर है एडम बीड। फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला है एडम बीड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडम बीड फर्स्ट है। द मिल ऑन द फ्लॉस, द, चलो ए से एडम हो गया। ए कैसे आता है? पहले आता है। ए कैसे आता है? ए कैसे आता है? ए से ए एप्पल, उसके बाद क्या आया? एम आया, ठीक है, ए के बाद सीधे एम है, ठीक है। एडम बीड द मिल ऑफ द फ्लॉस, द मिल ऑन द फ्लॉस ये सेकेंड है। सिलास मार्नर, ठीक है, सिलास मार्नर पढ़ लो, सिलास मार्नर पढ़ लो, सिलास मार्नर ये थर्ड है। फोर्थ है मिडिल मार्च, ठीक है, मिडिल मार्च कौन सा है? फोर्थ है, द मिडिल मार्च इज फोर्थ। तो सेट के हिसाब से इन दो को आप याद रखो, प्रोमिनेंट है, एडम बीड और मिल। आप तीन एटलीस्ट याद रखो आगे के, फिर क्योंकि तीन के अगर आपने सही मतलब पैटर्न जमा लिया तो फिर अगले आपके लिए थोड़े इजी हो जाएंगे। तो पहला क्या है, उन्होंने जॉर्ज इलियट ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके ऑर्डर सही क्या है? सबसे पहला कौन सा हो गया? एडम बीड हो गया सर, बिल्कुल एडम बीड हो गया। ए और बी, ए बी दोनों साथ आ गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सो ए बी से एडम बीड हो गया। द मिल ऑन द फ्लॉस, जॉर्ज इलियट का द मिल ऑन द फ्लॉस ये सेकंड वर्क है उनका, सेकंड नॉवेल है। नंबर थर्ड इज
स्लैश मैनर कौन सा है, नंबर 3 है, ठीक है। रोमोला, रोमोला है नंबर 4, और मिडिल मार्च है वो है इसके बाद का, ठीक है। इस हेराल्ड के अकॉर्डिंग मिडिल मार्च लास्ट है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, एडम बीड, एडम बीड, एडम बीड के बाद क्या हो गया, द मिल ऑन द फ्लॉस। द मिल ऑन द फ्लॉस किसकी बात हो रही है, जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स की, कि उन्होंने किस ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे पहले एडम बीड हो गया, एडम बीड के बाद द मिल ऑन द फ्लॉस हो गया, और द मिल ऑन द फ्लॉस के बाद हो गया सिलैस मार्नर, ठीक है। सिलैस मार्नर थर्ड हो गया, रोमोला हो गया, फिर मिडल मार्च हो गया। मिडल मार्च, एडम बीट, द मिल ऑन द फ्लॉस, सिलास मार्नर, रोमोला, मिडल मार्च, ठीक है। एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। मेरे सेशन, मेरे एमसीक्यूज थोड़े लेंदी होंगे, बट कोशिश करेंगे यहाँ पे हमें याद रह जाए, ठीक है। आपको ठीक लगता है तो बने रहिएगा, कुछ नहीं जा रहा उसमें। एडम बीट फर्स्ट वाला है, द मिल ऑन द फ्लॉस सेकेंड वाला है जॉर्ज इलियट का, सिलेस मैरनर नंबर 3 है, रोमोला नंबर 4 है, मिडिल मार्च नंबर 5। ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार अगर किसी चीज को सुनते हैं तो याद रह जाता है, ठीक है। अभी मार्क यहाँ पे मार्कर से मार्क हो रखा है, अगले वाले में नहीं होगा। Why did Mary Ann Evans write under the name of George Eliot? आपको पता है कि पुराने टाइम में ना फीमेल राइटर्स को लोग पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो वाई डिड मैरी एन एवांस राइट अंडर द नेम ऑफ जॉर्ज इलियट, तो उनका पेन नेम जो था, उनका जो लिखने वाला नेम था, एन ए एवान, मैरी एन एवांस का, वो था जॉर्ज इलियट, ठीक है। तो उसका रीजन भी आप सुन लीजिए, कि वो एक फीमेल थी, लेकिन एक पुरुष के नाम से क्यों लिखती थी, वो पुरुष के नाम से इसलिए लिखती थी क्योंकि उस समय महिला राइटर्स को उतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता था, या उनको उतनी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं। ओके, मैरी एन इवेंट्स लिखती थी जॉर्ज इलियट के नाम से, तो जॉर्ज इलियट एक फीमेल थे, ठीक है। At that time writing was considered as a male profession, as I just mentioned earlier, कि जो राइटिंग थी ना, राइटिंग को कैसे प्रोफेशन कंसीडर करते थे, राइटिंग को मेल प्रोफेशन कंसीडर किया जाता था, इसलिए मैरी एन एवान जो है वो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस लव पिकॉक क्लासिफाइड पोइट्री इनटू 4 periods. The very famous person of the English literature, English age, थॉमस लव पिकॉक। थॉमस लव पिकॉक ने क्लासिफाई किया, मतलब बांटा है, डिवाइड किया है, पोएट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो पोएट्री को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है वो 4 पार्ट, वो 4 पार्ट है आयरन, गोल्ड, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रास है। अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, लव पिकॉक ने जो पोएट्री है, इंग्लिश पोएट्री, उसको 4 भागों में बांटा है। अब 4 भाग कौन सा है, देखो, आयरन, और उन्होंने गोल्ड पहले लिया, आयरन गोल्ड हो गया, ऐसे याद रखो, फिर सिल्वर और ब्रास हो गया, ठीक है। आयरन गोल्ड एक पेयर कर लो, सिल्वर ब्रास एक पेयर कर लो, आयरन गोल्ड सिल्वर ब्रास, ये 4 टर्म में थॉमस लव पिकॉक ने इंग्लिश पोएट्री को क्लासिफाई किया, या वर्गीकृत किया, या डिवाइड किया है, ठीक है। आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रास है। इसके ऑर्डर भी पूछ सकते हैं आपसे कि सही ऑर्डर इसका क्या है, पहले ब्रास डाल दिया, फिर सिल्वर डाल दिया, फिर गोल्ड डाल दिया, फिर आयरन डाल दिया। तो आपसे एग्जाम में इसका सही ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कि थॉमस लव पिकॉक ने जो क्लासिफाई किया है इंग्लिश पोएट्री को, वो 4 उनके एग्जैक्ट करेक्ट टर्म्स क्या है, तो वो 4 एग्जैक्ट करेक्ट टर्म्स होगी, आयरन, सिल्वर और ब्रास, ठीक है। आई होप याद रहेगा, ठीक है। इस लेक्चर को आप 2 बार देखिएगा। In which poem of Wordsworth does not following line occurs? In which poem of Wordsworth does the following line occur? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में या कौन सी पोम में ये लाइन आती हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी जो पोएम है उसमें ये 2 लाइन्स आ रही है, ठीक है। Bliss was it in that dawn to be alive. Bliss was it in that dawn to alive. Dawn का मतलब सुबह का समय होता है। But to be young was very heaven. तो जो भी उसका थॉट रहा था, वो जो पर्टिकुलर पोएम थी द प्ल्यूट का, ये कोड जो है, ये लाइंस जो है द प्ल्यूट से है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्लिस बी से शुरू हो रहा है, बट बी से शुरू हो रहा है, डॉन की बात हो रही है, हेवन की बात हो रही है। ब्लिस वॉज इट इन दैट बी अलाइव,
but to be young was very heaven. Okay, तो ये दिस पर्टिकुलर लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ पोएम द प्रील्यूड. कहाँ से ली गई है? प्रील्यूड से ली गई है. अब एक चीज ये भी देखो कि प्रील्यूड किसके द्वारा लिखी गई है. तो प्रील्यूड लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. छोटी छोटी चीजें जितनी ज्यादा याद रख सके रखना चाहिए. डेफोडिल्स, डेफोडिल्स में वो कहानी सुना रहे हैं, खो जाते हैं. एक फीमेल फार्मर के बारे में बताते हैं, उसके फुल डेफोडिल्स के बारे में बताते हैं. ठीक है, पर अभी मैं ज्यादा आपको इधर हियर एंड देयर आई डू नॉट हैव टू ड्राइव मोर. हमें जो सामने दिख रहा है उसी पे हम लोग बात करेंगे. नंबर 6. तो नंबर 6 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आई होप गाइस ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी. आइडेंटिफाई द पोएट हु सेड गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. भगवान ने तो देश बनाया है, लेकिन इंसान ने क्या बनाया है? शहर बनाए हैं, कस्बे बनाए हैं, टाउन बनाए हैं. आइडेंटिफाई द पोएट हु सेड. आइडेंटिफाई करिए जिसने ये कहा है, जिसने ये बोला है. क्या बोला है? गॉड मेड द कंट्री. भगवान ने क्या बनाई है? कंट्री बनाई है. भगवान ने क्या बनाया? देश बनाया है. एंड मैन मेड द टाउन. और इंसान ने क्या बनाया है? शहर और कस्बे बनाए हैं. शहरों को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है. तो ये कहा है विलियम कॉपर ने. किसने कहा है? विलियम कूपर ने ये कहा है. किसने कहा है? विलियम कूपर ने कहा है. विलियम कूपर साहब क्या बोल रहे हैं अभी? विलियम कूपर, मिस्टर विलियम कूपर इज स्पीकिंग ओवर हियर दैट दैट गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. भगवान ने तो देश बनाए हैं, लेकिन इंसान ने क्या बनाया है? शहर बनाए हैं. तो ये कहा है विलियम कूपर ने. ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए. एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज टू लिटरेरी इंटरप्रिएशन इज कॉल्ड. एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज टू लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का जो लिंग्विस्टिक नॉलेज टू लिटरेरी इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक नॉलेज को जब प्रोसीड करके वो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन फॉर्म में आता है तो वो क्या कहलाता है? स्टाइलिस्टिक कहलाता है. स्टाइलिस्टिक्स कहलाता है. लिंग्विस्टिक नॉलेज टू लिटरेरी इंटरप्रिटेशन क्या कहलाता है? स्टाइलिस्टिक कहलाता है. क्या कहलाता है? स्टाइलिस्टिक कहलाता है. ठीक है, याद रखिएगा. लिंग्विस्टिक नॉलेज टू लिटरेरी इंटरप्रिटेशन क्या कहलाएगा? स्टाइलिस्टिक कहलाएगा. ठीक, चलो एक बार रिपीट कर दूं. 1 to 14 पूरे होने के बाद एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, फिर हम लोग अगले वाले की तरफ चलेंगे. सिडोनी स्मिथ एंड जूलिया वॉटसन आर एसोसिएटेड विद. ये किसके साथ एसोसिएटेड है गाइस? गाइस किसके साथ ये एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है ऑटो ऑटोबायोग्राफिकल स्टडीज के साथ. ठीक है, सिडोनी स्मिथ वॉटसन, सिडोनिया स्मिथ एंड जूलिया वॉटसन आर एसोसिएटेड विद ऑटोबायोग्राफिकल स्टडीज. किसके साथ एसोसिएटेड हैं? ऑटोबायोग्राफिकल स्टडीज के साथ एसोसिएटेड. कौन कौन एसोसिएटेड है? जूलिया वॉटसन एसोसिएटेड है और सिडोनी स्मिथ एसोसिएटेड है. थोड़ा सा सिडोनी स्मिथ ऐसे सा रहा है, जूलिया वॉटसन. सिडोनी स्मिथ एंड जूलिया वॉटसन ये दोनों एसोसिएट है ऑटोग्राफिकल स्टडीज के साथ. सिडोनी स्मिथ एंड जूलिया वॉटसन ये दोनों एसोसिएटेड है विद ऑटोबायोग्राफिकल स्टडीज के साथ. गॉट इट? द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय. अच्छा, किसी भी रिसर्च की डेप्थ को आप कैसे जज कर सकते हो? रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है. ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है. द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय. किसी भी रिसर्च की डेप्थ को कैसे जज कर सकते हैं? उसको जज किया जा सकता है उसके ऑब्जेक्टिव और ऑफ द रिसर्च. उसका उद्देश्य क्या है रिसर्च का? हाँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का? द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय. द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज की रिसर्च की डेप्थ को हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च का उद्देश्य क्या है? रिसर्च के उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव से रिसर्च की डेप्थ को पता किया जा सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैच द नॉवेल्स विद देयर सेटिंग्स. तो नॉवेल्स की सेटिंग कहाँ कहाँ थी? उस सेटिंग के हिसाब से कौन से सिटी में सेटिंग थी नॉवेल्स की, तो उसके हिसाब से हमें मैच करना है. ठीक है,
अब देखिए आज ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है ब्लैक मिस। तो ब्लैक मिस्चीफ की जो सेटिंग थी वो कहाँ थी? एन अफ्रीकन अफ्रीकन किंगडम ऑफ अजैनिया। कहाँ थी ब्लैक मिस्चीफ की सेटिंग? कहाँ थी, किस सिटी में लगी हुई थी? अफ्रीकन 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 किंगडम ऑफ अजानिया। अफ्रीकन किंगडम ऑफ अजानिया में इसकी सेटिंग लगी हुई थी। ठीक है, ब्लैक मिस्चीफ। ब्लैक मिस्चीफ की सेटिंग कहाँ लगी हुई थी? ब्लैक मिस्चीफ की सेटिंग लगी हुई थी अफ्रीकन किंगडम अजानिया में। ठीक है, चलिए। द हार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ द मैटर, द हार्ट ऑफ द मैटर, इसकी सेटिंग कहाँ लगी हुई थी? द हार्ट ऑफ द मैटर की सेटिंग लगी हुई थी सीरिया लियोन वेस्ट अफ्रीका। सीरिया लियोन वेस्ट अफ्रीका में इसकी सेटिंग लगी थी। द हार्ट ऑफ द मैटर, द हार्ट ऑफ द मैटर की सेटिंग कहाँ लगी हुई थी? द हार्ट ऑफ द मैटर की सेटिंग सीरिया लियोन वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, सीधे आंसर, कोई मैं आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। द ग्रास इज सिंगिंग, द ग्रास इज सिंगिंग, तो ग्रास इज सिंगिंग ये इसकी सेटिंग कहाँ थी? तो द ग्रास इज सिंगिंग की सेटिंग थी नंबर 1, साउथर्न रोडेशिया न्यू जिम्बाब्वे में। द ग्रास इज सिंगिंग की सेटिंग कहाँ थी? द ग्रास इज सिंगिंग की सेटिंग थी साउथर्न रोडेशिया नाउ इन जिम्बाब्वे। ठीक है, द लास्ट, टू सर विद लव, टू सर विद लव, इसकी सेटिंग कहाँ थी? इसकी सेटिंग थी ईस्ट एंड ऑफ लंदन, ईस्ट एंड ऑफ लंदन में इसकी सेटिंग थी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ब्लैक मिस्चीव, ब्लैक मिस्चीव की सेटिंग कहाँ लगी थी? प्ले की ये लगी थी अफ्रीकन किंगडम अजानिया में। ठीक है, द हार्ट ऑफ द मैटर, द हार्ट ऑफ द मैटर की सेटिंग कहाँ लगी थी? द हार्ट ऑफ मैटर की सेटिंग लगी थी सीरिया लियोन वेस्ट अफ्रीका में। द ग्रास इज सिंगिंग की सेटिंग कहाँ लगी थी? ये लगी थी साउथर्न रोडेशिया नॉ जिम्बाब्वे, अभी जिम्बाब्वे में है। टू सर विथ लव इसकी लगी थी ईस्ट एंड लंदन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से फिर क्वेश्चन आया। अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ, रिसर्च रिपोर्ट क्या है? फॉर्मल स्टेटमेंट किस चीज का फॉर्मल स्टेटमेंट है रिसर्च रिपोर्ट? तो रिसर्च रिपोर्ट जो है वो फॉर्मल स्टेटमेंट है रिसर्च प्रोसेस का। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट किस चीज का फॉर्मल स्टेटमेंट है? रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट है। तो रिसर्च रिपोर्ट किस चीज का फॉर्मल स्टेटमेंट है? तो रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट है रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट है किसका? रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट है रिसर्च प्रोसेस का। ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं। हाउ हैव फोकस ग्रुप्स बीन यूज्ड इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज? हाउ हैव फोकस ग्रुप्स, तो फोकस ग्रुप्स कैसे यूज, फोकस ग्रुप्स कैसे यूज किए गए हैं मीडिया और कल्चरल स्टडीज में? ठीक है, मीडिया और कल्चरल स्टडीज में हाउस, मीडिया और कल्चरल स्टडीज में फोकस ग्रुप्स कैसे यूज किए गए हैं? तो इसमें फोकस ग्रुप्स यूज किए गए हैं टू एक्सप्लोर ऑडियंस रिसेप्शन। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए, ऑडियंस के रिसेप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑडियंस के स्वागत सत्कार को एक्सप्लोर करने के लिए। हाउ हैव फोकस ग्रुप्स बीन यूज्ड इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज? तो फोकस ग्रुप जो हैं वो कैसे यूज किए गए हैं मीडिया और कल्चरल स्टडीज में? तो ये एक्सप्लोर करने के लिए ऑडियंस के रिसेप्शन को, रिसेप्शन का मतलब स्वागत सत्कार होता है। व्हाट इज द विजन और अ वर्क, व्हाट इज द विजन और अ वॉकिंग ड्रीम, सॉरी, व्हाट इज द विजन और अ वैकिंग ड्रीम? फ्लेड इज द म्यूजिक, डू आई वेक अप और स्लीप? विजन क्या है? व्हाट इज द विजन और वेकिंग ड्रीम, जागता हुआ सपना। फ्लेड इज द म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, इसमें क्या विजन है? तो इसमें was it a vision or a waking dream? Flayed is that music, do I wake up or sleep? कहाँ से, किस चीज से? The above lines are quoted from Ode to Right Angle, Indian writer थी सरोजिनी नायडू, इंडियन पोएट थी, उनका है। Was it a vision or a waking dream? Played it that music, do I wake up or sleep? मैं सोऊं या जागूं? ओके,
ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है ओड टू अ नाइटिंगेल से ली गई है, ठीक है। और ये सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। द क्रिएचर्स आउटसाइड लुक्ड फॉर फ्रॉम पिग, द क्रिएचर्स आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन, द क्रिएचर्स आउटसाइड बाहर से दिखाई दे दिए, पिग टू मैन सुअर से इंसान की तरह, एंड फ्रॉम मैन टू पिग मैन से फिर पिग की तरह, और फ्रॉम पिग टू मैन फिर पिग टू मैन है अगेन, बट ऑलरेडी इट वॉज इम्पॉसिबल टू से विच वॉज विच, मतलब कौन क्या है, सुअर मैन है, पिग मैन है, या मैन पिग है ना। तो ये पिग मैन मैन पिग से आपको याद रहेगा, ये द अबव लाइंस आर कोटेड फ्रॉम, तो ये किस में कोटेड हैं, ठीक है। द क्रिएचर्स आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन, मैन टू पिग, पिग टू मैन, तो ये वाली जो लाइंस है आपकी, ये ली गई हैं, ये ली गई हैं एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। कहाँ से ली गई है? ये वाली लाइंस आपकी ली गई है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, और आपको ये पढ़ना भी है, पूरा पढ़ना चाहिए, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो द क्रिएचर आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन, मैन टू पिग, पिग टू मैन, मैन टू पिग, लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा कौन है, इंसान जो है वो सुअर है या सुअर इंसान है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा किसने लिखा है ये, और किस वाले वर्क से है। तो ये है आपका जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ठीक है। चलिए अगला वाला ले रहे हैं। The Criterion 1922-1939 was a British literary magazine. Criterion 1922 से 1939 तक थी, was a British literary magazine created by T.S. Eliot. T.S. Eliot की जो मैगजीन थी Criterion, वो 1922 से 1939 तक चली थी। Who served as its editor for its entire run? तो इसका एडिटर कौन था जब तक वो चली? कितने साल चली है ये? लगभग 17 साल चली तो इसको एडिटर इसका कौन था? फॉर द एंटायर रन आइडेंटिफाई द वर्क विच वाज नॉट पब्लिश्ड इन दिस जर्नल। सॉरी मैं थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया। टीएस इलियट एज अ मतलब उसका संपादक उन्होंने काम किया है, ऐसे एडिटर उन्होंने काम किया है। द क्राइटेरियन 1922-1939 was a British literary magazine created by T.S. Eliot who served as a editor, जो उन्होंने उसको मतलब शुरुआत भी किया पब्लिकेशन का और उन्होंने एज अ एडिटर उसका रोल प्ले किया। एंटायर रन आइडेंटिफाई द वर्क विच वाज नॉट पब्लिश इन द जर्नल। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्क जो है कि क्राइटेरियन में पब्लिश नहीं हुआ है। तो क्राइटेरियन में जो पब्लिश नहीं हुआ है वो है फिनिगेंस वेक अ नॉवेल बाय जेम्स जॉयस, ये वाला इसमें नहीं हुआ है। बाकी के ऑन बीइंग आई विल एन ऐसे बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये इसमें पब्लिश हुआ है, वर्जीनिया वुल्फ भी मॉडर्न राइटर थी। पेड ऑन बोथ साइड्स आ चैरिट वर्क रिटन बाय W.H. Auden, द वेस्टलैंड अ पोएम बाय T.S. Eliot। तो ये तीनों वर्क जो है वो इस मैगजीन में पब्लिश हुए थे, क्राइटेरियन में पब्लिश हुए थे, लेकिन एक वर्क जो है वो फिनेगेंस वेक अ नोवेल बाय जेम्स जॉयस, ये पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। कौन कौन से हुए हैं? ऑन बीइंग, और ये कब थी? मॉडर्न मैगजीन थी, नए जमाने की मैगजीन थी, 1922 से 1939 तक चली, टीएस इलियट के द्वारा पब्लिश की गई। और टीएस इलियट और आप इंडिया से अगर इनका संबंध बताएं तो रविंद्रनाथ टैगोर और इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे जो बाद में थोड़ा सा स्पॉइल हो गए थे, ठीक है। ज्यादा मैं आपको इधर उधर नहीं भटकाऊंगा, सीधे फोकस कर रहे हैं अभी एमसीक्यूज पे। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें थोड़े लंबे समय तक रहे और आप जब भी पढ़े तो इसको रिलेट कर पाए। गाइज इसको टू पार्ट में कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है। अभी इसमें 15 ले रहे हैं, नेक्स्ट में मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट में 15 ले लेता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये वाला भी ऑलमोस्ट 24 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में शुरू कर रहे हैं हम लोग 16 to 13। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज।